हमने पिछली कक्षाओं में a जमा b तथा a घटा b जैसे द्विपदों के वर्ग तथा घन सूत्रों द्वारा ज्ञात किए और इस तरह की समस्याएं जैसे 98 की घात 2 को द्विपद में तोड़कर 100 घटा 2 की घात 2 को a घटा b के वर्ग के सूत्र द्वारा आसानी से हल करना सीखा। अगर आपके पास घात उच्च घात है, जैसे 5 घात है या 6 घात है, ऐसे में क्रमिक गुणनफल द्वारा अधिक जटिल हो जाते हैं प्रश्न। तो इस जटिलता को द्विपद प्रमेय द्वारा दूर किया जा सकता है। इससे हमें a जमा b की घात n के प्रसार की आसान विधि प्राप्त होती है। यहाँ घातांक n एक पूर्णांक या परिमेय संख्या है जो कि कोई भी बड़ी संख्या हो सकती है। इस अध्याय में हम केवल धन पूर्णांकों के लिए द्विपद प्रमेय का अध्ययन करेंगे। देखते हैं इन प्रसारों को। a जमा b की घात 0 1 है क्योंकि किसी भी पूर्णांक की घात 0 1 होती है। a जमा b की घात 1 a जमा b की घात 2 a का वर्ग जमा 2ab जमा b का वर्ग। इस तरह से आपने ये सब प्रसार पिछली कक्षाओं में सीखे ही हैं। अगर हमें a जमा b की घात 4 करना है तो उसे हम a जमा b की घात 3 और a जमा b के क्रमिक गुणनफल द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास घातें अधिक हैं तो उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे, उसके लिए हमें एक प्रतिरूप का अवलोकन करना होगा। तो इन प्रसारों का प्रेक्षण करने पर हम क्या पाते हैं कि पदों की संख्या घातांक से 1 अधिक है। जैसे कि घातांक है 1, हमें पद प्राप्त हुए 2, घातांक 2, यहाँ पद हैं कुल 3, घात 3 और पद हैं कुल 4, इस प्रकार घात 4 और पद हैं 5। तो हम कह सकते हैं पदों की संख्या हमेशा घातांक से 1 अधिक होती है। दूसरी चीज हम किसका अवलोकन करते हैं कि a की घातें 1 के क्रम से घट रही हैं। a अर्थात प्रथम पद की घात पहले 1 है, घात 1 से शुरू होकर, और यहाँ पर a की घात 0 हो गई, यानी घात 1 से 0 की तरफ बढ़ी। और इस पद में देखें तो अधिकतम घात 2 से a की घात शुरू हुई, a की घात 1 और यहाँ a की घात 0 अर्थात 1 पर खत्म हो गई। इसी प्रकार a की घात 3, a की घात 2, a की घात 1 और a की घात 0। तो a की घातें अर्थात प्रथम पद की घातें 1 के क्रम में घट रही हैं और दूसरी ओर द्वितीय पद की घातें 1 के क्रम में 0 से शुरू होकर बढ़ती हैं। देखिए कैसे, यहाँ b का पद है ही नहीं अर्थात b की घात 0 है, b की घात 1, b की घात 2। इसी प्रकार यहाँ b की घात 0, b की घात 1, b की घात 2 और b की घात 3। तो आप देख रहे हैं द्वितीय पद की घात 1 के क्रम में बढ़ रही है। प्रसार के प्रत्येक पद में a जमा b की घातों का योग समान तथा a जमा b की घात के बराबर है। कैसे, आप ये देखिए, जैसे यहाँ पर घात है 2 तो पूरे पद की घात 2 ही रहेगी। यहाँ 2 पदों में ये अगर हम इन दोनों का शामिल करें, घात a की घात 1 और b की घात 2, दोनों मिलाकर के हो गया 2। इसी प्रकार अगर हम इस पद को देखें तो इस पद में a की घात 2 और b की घात 1 है जो कि बराबर है हमारे द्विपद की घात के। अगर हम इस पद को देखें तो a की घात 3 और b की घात 1 है, कुल घात हुई 4 जो कि बराबर है हमारे द्विपद की घात के। तो आगे देखते हैं, क्या हम घातांकों और गुणांकों के बीच में कोई संबंध देखते हैं। तो घातांक 0 तो गुणांक 1, घातांक 1 तो इन दोनों पदों के गुणांक 1 1। इसे हम इस प्रकार समझ लेते हैं, घातांक 0 1 2 3 और 4। हमने इन सभी प्रसारों के घातांक लिख लिए हैं और जब घातांक 0 है तो हमारे एक ही पद है, उसका गुणांक 1। जब घातांक 1 है तो दोनों पदों के गुणांक 1 1 इस प्रकार लिख लेंगे। और जब घातांक 2 है तो हमारे 3 पदों के गुणांक हैं 1 2 और 1, जिसे हम इस प्रकार लिख लेंगे।
और जब घातांक 3 है तो हमारे पास 4 पद, गुणांक 1, 3, 3 और फिर से 1। और जब घातांक 4 है तो हमारे इन पदों के गुणांक 1, 4, 6, 4, 1। तो इन गुणांकों के बीच में क्या आप कोई प्रतिरूप देख रहे हैं? तो देखिए, हम अगर घातांक 0 के लिए गुणांक देखें, 1 से शुरू होकर 1, 1 सभी गुणांक एक तिरछी पंक्ति में नीचे जा रहे हैं और एक त्रिभुज की संरचना हो रही है। और इस त्रिभुज में आप और क्या नोट करते हैं कि जो द्वितीय हमारा पंक्ति है यानी घातांक 1 के लिए उसके गुणांकों का योग तीसरी पंक्ति के मध्य पद के गुणांक के बराबर है। इसी प्रकार हमें घातांक 3 वाली अर्थात चौथी पंक्ति में अगर हम देखें तो ऊपर वाले दोनों गुणांकों का योग हमें नीचे की पंक्ति के गुणांक देता है 3, और इस प्रकार से यहाँ पे 3, ये इन दोनों गुणांकों का योग हमें अगली पंक्ति के लिए 4 दे रहा है। इन दोनों गुणांकों का योग अगली पंक्ति के लिए हमें 6 गुणांक दे रहा है, और इसी प्रकार इन दोनों गुणांकों का योग हमें 4 बता रहा है। इसे आइए अगले चित्र द्वारा समझें। तो जैसे 1 जमा 1 2, 1 जमा 2 3, 2 जमा 1 3, 1 जमा 3 4, 3 जमा 3 6, 3 जमा 1 4। इस तरह से बने इस त्रिभुज को जिसके बीच में आप एक समरूपता देख रहे हैं, तो आप देखिए इसे पास्कल त्रिभुज कहा जाता है। दी गई सारणी को हम रुचि के अनुसार किसी भी घात तक बढ़ा सकते हैं। इस त्रिभुज में तो आपको घात 4 तक दे रखा है, आप घात 5, 6, 7 और ये त्रिभुज का विस्तार नीचे की ओर होता जाएगा। तो आप देखिए इस त्रिभुज की संरचना में शीर्ष पर 1 लिखा है और 2 तिरछी भुजाएं नीचे की ओर जा रही हैं। संख्याओं का ये व्यूह फ्रांसीसी गणितज्ञ के नाम पर पास्कल त्रिभुज के नाम से प्रचलित है। इसे पिंगल के मेरु प्रस्थ के नाम से भी जाना जाता है। पिंगल हमारे प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे। तो आइए हम उच्च घातों के प्रसार में भी पास्कल त्रिभुज क्या संभव है उसे देखते हैं। अगर हमें प्रसार करना है 2x जमा 3y की घात 5 का विस्तार, तो घात 5 के गुणांकों की पंक्ति ये होगी जो हमें कहाँ से प्राप्त हुई। अभी पिछली स्लाइड में आपने देखा घात 4 के लिए पंक्ति थी 1, 4, 6, 4 और 1। यदि हमें घात 4 के लिए पंक्ति पता है तो घात 5 के लिए पंक्ति आरंभ में भी 1, अंत में भी 1, और इन दोनों का योगफल 5, इन दोनों का योगफल 10, इन दोनों का योगफल 10, ये फिर से 5। तो घात 5 में हमारे पास कुल पद होंगे 6 और उनके गुणांक होंगे 1, 5, 10, 10, 5, 1। लेकिन अगर हम इसका प्रसार करना चाहते हैं तो हमें गुणांक तो पता है, लेकिन बाकी के पद कैसे होंगे जो हमने अभी प्रेक्षण देखे थे कि हमें a की घात यानी a अर्थात 2x की घात बढ़ते क्रम में होगी। तो पहले हम गुणांक लिख लेते हैं पहले पद के लिए, और 2x की घात अधिकतम घात से शुरू करेंगे जो कि है 5, और b की घात 0 जो 1 होगा उसे नहीं भी लिखें तो चलेगा। अगला गुणांक 5 और पहले पद की घात घटते क्रम में 5 के बाद आएगा 4, और द्वितीय पद b की घात 0 थी, यहाँ पे b की घात b अर्थात 3y की घात 1 हो जाएगी। और अगला गुणांक 10, 2x की घात 4 के बाद 3 घटते क्रम में, 3y इसकी घात बढ़ रही है तो 3y की घात 2, और अगला गुणांक फिर से हमारे पास 10 है, और 2x की घात 3 के बाद 2, 3y की घात बढ़ गई, 3y की घात बढ़कर हो गई 3। अगला पद लिखेंगे 10 गुणांक के बाद, 2 बार 10 गुणांक आ चुका है। अगला पद 5 गुणांक 2x की घात
2 के बाद 1, 3y घात 3 थी, बढ़ रही है 4 हो जाएगी, और अंतिम पद गुणांक 1, 2x की घात 0 और 3y की घात 5। और यहाँ ये हमारे घात 5 के लिए 2x जमा 3y की घात 5 के विस्तार में 6 पद प्राप्त हुए, जिसमें आपने देखा पहला पद घात घट रही है और दूसरे पद की घात बढ़ रही है, और इसे आप हल कर सकते हैं। यदि हमें और अधिक घातों का विस्तार करना है, द्विपद की अधिक घातों का, तो क्या हमें इसी प्रकार पिछली पंक्ति को जान करके अगली पंक्ति के गुणांक प्राप्त करने होंगे? तो यदि 2x जमा 3y की हमें उच्च घात का विस्तार करना है, तो क्या हमें 12 घात के लिए उससे पूर्व की पास्कल त्रिभुज की सभी 11 पंक्तियों के गुणांकों को लिखना होगा? अगर 11वीं पंक्ति के गुणांक लिखने हैं तो 10वीं पंक्ति के गुणांक चाहिए, 10वीं पंक्ति के गुणांक लिखने हैं तो 9वीं पंक्ति के गुणांक चाहिए। तो हमें पूरा त्रिभुज लिखना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही जटिल तथा लंबी विधि है। तो ऐसे में हम एक ऐसा नियम ढूंढने का प्रयास करते हैं जिससे पास्कल त्रिभुज की ऐच्छिक पंक्ति को उससे पूर्व की सभी पंक्तियों को लिखे बिना ही हम द्विपद के किसी भी घात का विस्तार ज्ञात कर सकें। देखिए कैसे। संचय सूत्र आपको ज्ञात ही है, n क्रम गुणित बटा r क्रम गुणित गुना n घटा r क्रम गुणित, जो कि NCR के बराबर है, जहां r का मान 0 तथा n के बीच में है, जहां n एक ऋणेतर पूर्णांक है और NC 0 और NCN दोनों का ही मान 1 होता है। इनका उपयोग करते हुए हम घातों और गुणांकों को कैसे संचय सूत्र से प्राप्त कर सकते हैं। तो घात यदि 0 है तो n की जगह पर यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, और ये हो जाएगा 0C 0। और अगला हमारा होगा घात अगर 1 है तो 1C 0, दूसरा पद 1C 1। यहाँ पर 1 जो है वो द्विपद की घात को बताता है, और नीचे हम इसी क्रम में चलेंगे 0 से लेकर आगे तक। घात 2 है तो हमारे गुणांक होंगे 2C 0, 2C 1 और 2C 2। 3 घात है तो यहाँ पे 3 लिखा जाएगा n की जगह पर, और C 0, 3C 1, 3C 2, 3C 3। तो अधिकतम घात पर जब ये NCN की स्थिति में आ जाए वहाँ रुक जाएंगे। और घात 4 के लिए घात 4 C 0, 4 C 1, 4 C 2, 4 C 3 और 4 C 4। इसी प्रकार हम इनके गुणांकों को लिख सकते हैं। आप जानते हैं 0C 0 1 होता है, 1C 0 भी 1 होगा और 1C 1 भी 1 होगा। जैसा कि हम जानते ही हैं कि द्वितीय पंक्ति में हमें गुणांक 1 और 1 मिलता है, और यहाँ गुणांक 1, इसका मान 2 और इसका मान 1। इसी प्रकार 3C 0 का मान 1, इसका मान 3, इसका मान भी 3 और इसका मान 1। तो आप देख रहे हैं कि हमें इस तरह त्रिभुज की ये वाली भुजा के अनुसार जो पंक्ति आ रही है उनमें सबका पहले पद का गुणांक 1 है। इसी तरह अंतिम पद का गुणांक भी हमें 1 प्राप्त होगा। तो हमें जब घात 2 है तो गुणांक 1 2 1 प्राप्त हुआ, घात 3 है तो हमें गुणांक 1 3 3 1 प्राप्त हुआ, घात 4 है तो गुणांक हमें 1 4 6 4 और 1 प्राप्त हुआ। इस प्रकार आप संचय सूत्र के प्रयोग से पास्कल त्रिभुज की किसी भी उच्च घात की पंक्ति को बिना पूर्व की पंक्तियां प्राप्त किए ज्ञात कर सकते हैं। तो घात 7 के लिए अगर हमें पंक्ति लिखनी है तो हम
संचय सूत्र की सहायता से पास्कल त्रिभुज की ये पंक्ति लिख सकते हैं। बिना पूर्व की सभी पंक्तियों को लिखे। कैसे? घात 7 है तो 7c0 से शुरू करेंगे, पहला गुणांक। दूसरे पद का गुणांक 7c1, 7c2, 7c3, 7c4, 7c5 और 7c6 और अंतिम पद 7c7। और जैसा कि आप जानते ही हैं, यहाँ पे कोई भी पूर्णांक हो, NC0 वो 1 होता है। इसी प्रकार से NCN कोई भी पूर्णांक हो उसका मान 1 होता है। और आप बिना पूर्व की पंक्तियाँ लिखे इस पंक्ति को प्राप्त कर सकते हैं।